नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो आप सबका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। तो स्टार्ट करते हैं अभी थोड़ा सा। ये एक कोट देख लेते हैं हम। आज आज का विचार है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही कोशिशें एक दिन बड़ी कामयाबी बन जाती। देखो, जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही 10 घंटे पढ़ा जाए, एक दिन में ही 20 घंटे पढ़ा जाए। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हैं और निरंतरता के साथ पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, बहुत अच्छा अपना प्रयास कर रहे हैं, तो आप छोटा छोटा छोटी छोटी नोट्स बनाकर, छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़कर, आप एक एक लाइन पढ़कर, है ना, पूरी किताब ना पढ़कर, आप एक एक पेपर पढ़कर, एक पेज भी नहीं पढ़ा जा रहा है तो कम से कम उसके 10 लाइन पढ़ें। स्टार्ट करें, छोटी छोटी कोशिश करें। आज 10 लाइन पढ़ोगे, कल 20 पढ़ोगे, 25 पढ़ोगे, एक पेपर पढ़ोगे। इस तरह से आप अपनी छोटी छोटी कोशिशों को लेकर चलोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो। ये हमारा चैनल का लोगो है, स्टडी विथ विकास सर, है ना। ये हमारे चैनल का लोगो है, सबको पता है। ठीक, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ऐसे ही बने रहें। अब मैंने ये करंट अफेयर्स का प्रोग्राम भी शुरू शुरू कर दिया है। बाकी आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अभी ये मेरी कोशिश है छोटी सी, और इस छोटी सी कोशिश का अब अगर आप सपोर्ट करेंगी तो बहुत अच्छे अच्छे मैं करंट अफेयर्स बनाने की कोशिश करूंगा। और सारे जितने भी टॉपिक होंगे सबके आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस मिलेगी। सारी चीज हम करने का प्रयास करेंगे। तो आज है 22 जून। आज है 22 जून, और 22 जून को हम देखेंगे करंट अफेयर्स। इंपोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा आपको। ये किस किस के लिए है, अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये जो करंट अफेयर्स होगा किस किस के लिए बेनिफिशियल है। ये यूपीपीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, यूके पीएससी की, या यूके यूके एसएससी की आप अगर तैयारी कर रहे हो, या फिर स्टेट पीसीएस, कोई सी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में कोई सा एग्जाम, चाहे जीडी हो, कोई सा भी हो, आप उसको देख लेंगे, है ना। नेक्स्ट, और आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, लाइक भी करना है और सपोर्ट भी बनाए रखना है। आज का एजेंडा देख लेते हैं। आज का जो एजेंडा रहेगा हमारा वो क्या क्या रहेगा, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट डेज देखेंगे, बहुत सारे इंपोर्टेंट डेज एक बार भी मैं आपको बता दूंगा। और हम डेली डेली पेजों को क्या करेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम देख लेंगे ITLOS। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी। कल का जो लेक्चर होगा, अगर आपने देखा होगा इंटरनेट का पहला, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है। पता नहीं क्या हो गया, पहला था तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो गया। और फिर देखेंगे हम भारतीय थल सेना, फिर नौसेना स्टाफ देखेंगे, राजनीति, जो राजनयिक हमारी नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति देखेंगे। उसके बाद सूचकांक देख लेंगे, काफी सारे सूचकांक है, वो सूचकांक देख लेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुआ है वो देख लेंगे। राज्य समाचार देख लेंगे, राज्य में किस किस के बारे में, जो भी राज्य आएगा उसको राज्य को डिस्कस कर लेंगे हम। उसके बाद खेलकूद स्पोर्ट्स में देख लेंगे, फिर जल्दी से हम रिवीजन करेंगे, फिर एक क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, चलो इस तरह से हम देखेंगे। स्टडी विद विकास सर चैनल का नाम है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। चलिए, आज है 22 जून। तो 22 जून को हम मनाते हैं, 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। क्या मनाते हैं, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। तो इसका जो उद्देश्य है, जैव विविधता, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है को बनाए रखने और पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर रखने में वर्षा वनों की क्या है, भूमिका है, बहुत ज्यादा भूमिका है ना। इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ानी है हमें, तो इसके लिए हम बनाते हैं, है ना। इसका उद्देश्य एक बार फिर से देख लेते हैं, उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है दुनिया के वर्षा वनों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा पृथ्वी के भविष्य के लिए उसके महत्व को समझाना, है ना। प्रमुख वर्षावन देख लेते हैं, दुनिया में प्रमुख वर्षावन कौन कौन से हैं। तो देखो, एक तो है अमेजोन और रेन फॉरेस्ट, मतलब अमेजोन वर्षावन। इसमें दुनिया का ये सबसे बड़ा वर्षावन है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन कौन सा है, तो अमेजोन, अमेजोन। ठीक है, अमेजोन कंपनी भी है ना, A to Z ऐसे सिंबल जाता है उसका। ठीक है, दूसरा है शिकागो रेड फॉरेस्ट, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा है। अगर अफ्रीका का सबसे बड़ा वर्षावन पूछे तो शिकागो है। ठीक है, उसके बाद डाइट्री फॉरेस्ट, ये दुनिया के सबसे प्राचीन वर्षावनों में से एक है। तो 3 वर्षावन बताए मैंने,
तीनों आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 5 जून को, 5 जून को, 21 जून को, 22 जून को, 23 जून को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन कौन सा है? आप बताओ, विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन कौन सा है? क्या कांगो वर्षावन है, अमेजन वर्षावन है, या बेंट्री वर्षावन है, या सुंदरवन? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका भी बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हमने कल भी डिस्कस किए थे 21 जून के स्पेशल डे हमारे। 21 जून को योगा डे भी बनाते हैं, 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे बनाते हैं, 21 जून को विटामिन डे बनाते हैं, डी डे बनाते हैं। ये मैंने कल आपको बता भी दिया था, इसके बारे में डिटेल से बताया था। अब हम देखेंगे 21 जून के अन्य प्रमुख दिवस कौन से 21 जून के, सॉरी 21 जून कह रहा हूँ, जून के जितने जून में आपका अब तक क्या हुए हैं, इंपोर्टेंट डे हुए हैं, जो प्रमुख दिन है वो देख लेते हैं। चलिए, देखो थोड़ी सी पीपीटी आपको लग रही होगी कि मतलब अच्छी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है। देखो 1 जून को बनाया जाता है, देखो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और इस बार के विश्व दुग्ध दिवस की जो थीम थी वो थी महिला किसानों का सम्मान। ठीक है, दूसरा जून है, मतलब 2 जून को अंतरराष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस और तेलंगाना दिवस दोनों मनाए जाते हैं। तेलंगाना के बारे में मैंने कल बता दिया था आपको, मुख्यमंत्री राज्यपाल स्थापना कब हुई थी, सारी चीज बता दी थी, है ना। कोशिश करना कि एक बार देख लो उसको। अब 3 जून को हमारा बनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को मनाया जाता है आक्रांता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? वो थीम थी हमारी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ये हमारी क्या थी? थीम थी। चलिए, नेक्स्ट जो हम डे बनाते 6 जून को जो दिन बनाया जाता है ना, विश्व जागरूकता दिवस। 6 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जागरूकता दिवस। अब देखते हैं 7 जून को। देखो 7 जून को, ये थोड़ा नीचे हो गया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 11 जून को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। 12 जून को श्रम निषेध दिवस। उसके बाद 14 जून को जो मनाया जाता है वो रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स, है ना। 17 जून को जो मनाया जाता है मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है 17 जून को। 20 जून को मनाया जाता है शरणार्थी दिवस। उसके बाद 21 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। इसके बारे में मैंने कल अच्छे से बता दिया था, है ना। फॉर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ। 21 जून को ही विटामिन डी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलिए, आज है 22, अच्छा 22 का बता दिया मैंने। अब देखेंगे अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां। अब ये ना, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ एक तरह से आपको ना। ये जो है वैसे पढ़ाया नहीं है मैंने, मेरा तो पहले ही है, लेकिन ये सब आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। इसके लिए आप क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलो देखो, जिसमें पहला जो है, जैसे मैंने आपको बताया था ना आज का एजेंडा क्या है, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, ITLOS। ये है भारतीय प्रतिनिधि विमल एन पटेलो के अपनाया है, जज के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, इसमें ITLOS में नियुक्त कौन हुए हैं जज के रूप में? हमारे यहाँ से विमल एन पटेल हुए हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी इंग्लिश में हम देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। अच्छा, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, 2026 से 2035 तक रहेंगे। और वर्तमान जो पद पर थे ना, ऐतिहासिक नियुक्ति से पहले डॉक्टर पटेल राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू के क्या थे? कुलपति थे। आरआरयू के क्या थे? कुलपति थे। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं, अभी हैं। ठीक है, चलो अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ITLOS का स्थान कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनी न्यायाधिकरण एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है
जिसका जो मुख्यालय है, ठीक है, आईटी लॉज का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर मिलेगा, जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पर, हैम्बर्ग में, ठीक है, इसको याद रखना है कहाँ पर इसका मुख्यालय मिलेगा। अब इसका देखो न्यायाधिकरण का कार्य, इसका जो कार्य है वो क्या है, आईटी एलओएस 1982 की संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून निधि यूएन क्लोज के तहत स्थापित किया गया था। यह समुद्री सीमाओं, यह क्या करता है, समुद्री सीमाओं, नौवहन और समुद्री संसाधनों के संरक्षण से जुड़े अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा करता है। ठीक, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे ये जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन है ना, ये 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, ये आपने सुना होगा। तो ये सब कुछ जो करता है, कौन करता है, यूएन क्लोज करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है देखो भारतीय थल सेना। अब भारतीय थल सेना ही हमने एजेंडे में डाला था। तो इसमें क्या है, जो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जो धीरज सेठ जी हैं हमारे, वो भारत का क्या बनाया गया, अगला थल सेना अध्यक्ष। तो भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष कौन होंगे, धीरज सेठ, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे ये। इनका कार्यकाल क्या होगा, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का जो कार्यकाल है वो 31 अगस्त 2028 तक रहेगा। अब आपको एक बार याद कर लो, 2028 तक आप इनको ही याद करे रहोगे, ठीक है। अब नौसेना स्टाफ कौन है, कृष्ण स्वामीनाथन, कौन बने हैं, कृष्ण स्वामीनाथन। ये भारत के कितने नंबर के हैं, 22वें नंबर के चीफ नेवल स्टाफ बने हैं, ठीक है। 22वें नंबर के चीफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं, कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है। आप इनका फोटो देख रहे हैं, आप सबके फोटो देखते चलो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इनका फोटो देख लेते हैं एक बार। ये कौन है, ये एन पटेल जी है ना, एन पटेल जी क्या बने हैं, ये हमारे बने हैं आईटी लॉज में जज बने हैं, ओके। उसके बाद हमने दूसरे देखे थे, दूसरे हमारे थल सेना के जो अध्यक्ष बने हैं, थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है, देखो थल सेना के अध्यक्ष बने हैं धीरज सेठ जी। तो धीरज सेठ जी की आप फोटो देख लीजिए, धीरज सेठ जी की फोटो ये है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इनको नेवल स्टाफ, जो नेवल स्टाफ बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन जी की फोटो ये है, आप इनको देख लेंगे। हम थोड़ा सा इनको समझते हैं। 21 मई 2026 को भारतीय नौसेना के 27वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सीएनएस के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने निवृत्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है, ठीक है। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी का स्थान उन्होंने लिया है। नौसेना प्रमुख के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले एडमिरल स्वामीनाथन पश्चिमी नौसेना कमान, अभी ये जो एडमिरल हमारे स्वामीनाथन जी हैं, ये पश्चिमी नौसेना कमान में थे, के फ्लैग ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ के रूप में सेवारत थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो एजेंडा था वो क्या है, राजनयिक नियुक्तियां। अब राजनयिक नियुक्तियां देखते हैं हम, जिसमें सबसे पहला राजनयिक नियुक्ति जो है रुद्र गौरव श्रेष्ठ जी को तुर्की गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये देखिए आप इनकी फोटो है, आप इनको फोटो देखिए, है ना, रुद्र गौरव श्रेष्ठ जी की ये फोटो है। आप इनको देखिए, है ना, इनको देखते हैं हम, ठीक है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक घोषणा के अनुसार 1999 के बैच के वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी रुद्र गौरव सेठ को तुर्की गणराज्य के रूप में नया राजदूत क्या करा गया है, नियुक्त किया गया है इनको, ठीक है। अब नेक्स्ट नियुक्ति है हमारी दिनेश त्रिपाठी जी की, दिनेश त्रिवेदी जी, कौन है, दिनेश त्रिवेदी जी। ये बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। वरिष्ठ राजनेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत के 16वें उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, मतलब हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। इनकी फोटो ये है, इनका नाम क्या है, आप देखो ऐसा ना थोड़ा थोड़ा कमेंट करके बताते रहो, हाँ चलो। दिनेश त्रिवेदी जी ये हैं, नियुक्त हुए हैं। वह इस पद पर नियुक्त होने वाले भारत के पहले राजनेता हैं जो इस ऐतिहासिक राजनयिक भूमिका को निभा रहे हैं, ठीक है। क्या है ये, राजनेता। अब अन्य नियुक्तियां देखेंगे हम, अन्य नियुक्तियां कौन कौन सी, चलिए अब इसमें देखते हैं अन्य नियुक्तियों में। जैसे सुंदर राज पी महानिरीक्षक राष्ट्रीय जांच एजेंसी
NIA, NIA। केंद्रीय सरकार ने 16 जून 2026 को वरिष्ठ IPS अधिकारी सुंदर राज पट्टी लिंगम को राष्ट्रीय जांच एजेंसी में क्या बनाया है, महानिरीक्षक बनाया है। इनको महानिरीक्षक को बोलते हैं, मतलब IG नियुक्त किया गया है इनको। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारी नियुक्ति है, सेवल चट्टोपाध्याय। कौन है, सेवल चट्टोपाध्याय के अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, हमारे सेवल चट्टोपाध्याय जी बने हैं। अब इसमें देखिए मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ACC ने डॉक्टर सेवल चट्टोपाध्याय IIM, मतलब क्या बनाया इनको, IIM कलकत्ता के पूर्व निदेशक को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग मतलब NSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति जून 2026 में की गई है और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। चलिए अब देखते हैं दिनेश पंत जी को। ये सदस्य हैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के IRDAI। इनका फोटो देख लो, फोटो ये है ना, ये है हमारे दिनेश पंत जी। अब दिनेश पंत जी 1 जून 2025 से प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण करने से पहले भारतीय जीवन बीमा निगम में नियुक्त एक्चुअरी है ना, एक्चुअरी और कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। इंस्टीट्यूट फॉर एक्चुअरी ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरी UK के फेलो सदस्य हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे सूचना एवं रैंकिंग मतलब इंडेक्स, जो हमारी सूचनाएं हैं, सूचकांक है, इंडेक्स है, और उसकी रैंकिंग देखेंगे हमारी कौन सी, हमारी क्या है ये इंडेक्स। अब इंडेक्स में देखते हैं एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। याद रखना है एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है, ये जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अब इसमें भारत का स्थान बहुत अच्छा है, भारत का स्थान है 70, ठीक है। इसमें शीर्ष पे है स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ये है हमारा, देखो ये है हमारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है ना, 2026 में जारी किया गया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, भारत को 70वां स्थान मिला है इसमें। विश्व आर्थिक मंच WEF ने अपना नवीनतम ऊर्जा संस्करण सूचकांक 2026 जारी किया है। सूचकांक विभिन्न देशों में ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और संक्रमण की तत्परता का मूल्यांकन करता है। भारतीय रैंकिंग पिछले वर्षों की तुलना में सुधार या गिरावट आई है, वो बताता है, ये दर्शाती है। जो देश नवीकरणीय ऊर्जा प्रयासों और चुनौतियों को दर्शाते हैं। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये क्या है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत 2 स्थान की सुधार के साथ 70वें स्थान पर पहुंच गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार, ग्रिड अवसंरचना विकास और हरित हाइड्रोजन पहलों के कारण भारत स्वच्छ ऊर्जा की तैयारी में दुनिया के शीर्ष सुधारकर्ताओं में से एक। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026, अब देखेंगे नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026। अच्छा, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 127वां है, ठीक है। कौन सा स्थान है, 127वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान मिलेगा 127वां। देखो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को 163 देशों की सूची में 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष 2025 की तुलना में भारत की स्थिति में 12 स्थानों की गिरावट हुई है, मतलब हमारा देश अशांत हो गया है। पहला थोड़ा शांत था, अब 12वें स्थान पर गिर चुका, मतलब ज्यादा अशांति हो चुकी है, जिसका जो कारण है सीमावर्ती तनाव और आंतरिक संघर्ष, जैसे मणिपुर। अब मणिपुर की स्थिति आज भी खराब है,
ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के मुख्य बिंदु देखते हैं हम, क्या क्या है इसमें, समझते हैं इसको। देखो इसमें मुख्य बिंदु जो मिलेंगे, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के जो मुख्य बिंदु है, शीर्ष 3 सबसे शांतिपूर्ण देश, जिसमें आइसलैंड आता है, आयरलैंड आता है और न्यूजीलैंड आता है। क्या आता है? ना, NAA ऐसे आप कर लेंगे ना। पीस है, भारत में पीस है ना, कहाँ पीस है? न्यूजीलैंड, आयरलैंड और आइसलैंड में। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे अशांत देश कहाँ है? सूडान में। दक्षिण एशिया में स्थित भूटान, दक्षिण एशिया में जितने देश हैं जिसमें भूटान, दक्षिण एशिया का जो भूटान है ना, दक्षिण एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। इसकी ये रैंकिंग है, 16वीं रैंकिंग है। जबकि अफगानिस्तान क्या है? सबसे खराब स्थिति, 157वीं रैंकिंग। अब नेक्स्ट सूचकांक है विश्व प्रेस इंडेक्स। विश्व प्रेस इंडेक्स है ना, ये फोटो है विश्व प्रेस इंडेक्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को 180 देशों की सूची में 157वां स्थान दिया गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF द्वारा जारी, देखो जो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है वो कौन जारी करता है? वो जारी करता है RSF, मतलब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। इस रिपोर्ट में भारत को अत्यंत गंभीर, वेरी सीरियस श्रेणी में रखा गया है और पत्रकारों पर बढ़ते कानूनी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के ऊपर चिंता जताई गई है। बहुत बेकार स्थिति है। अब इसमें देखते हैं प्रेस इंडेक्स में नॉर्वे। नॉर्वे लगातार 10वें वर्ष सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। नॉर्वे सबसे पहले, सबसे मतलब प्रथम स्थान पर रहा है, शीर्ष स्थान पर 10 वर्षों से। ये देखो 10 वर्षों से अपने स्थान को कायम रखे हुए है, बना हुआ है। जिसके बाद नीदरलैंड और एस्टोनिया आते हैं। दूसरे नंबर पर एस्टोनिया, फिर नीदरलैंड आते हैं। अंतिम स्थान किसको मिला है? इरिट्रिया। लगातार तीसरे वर्ष सूचकांक में 180 में सबसे नीचे है, कौन है? इरिट्रिया। अब नेक्स्ट है रक्षा एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, है ना। नेक्स्ट देखो, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देखते हैं, जेनेटिक AI पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बना है नॉर्वे ने। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करने से बचाने के लिए जेनेटिक AI उपकरणों के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब AI वहां पर बैन कर दी है बच्चों के लिए। बच्चे अब AI पे ज्यादा दिमाग ना लगा के अपना खुद का दिमाग चलाएंगे। जैसे नॉर्वे सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों जैसे कि कक्षा 1 से 7 तक, 6 से 13 वर्ष की आयु में जनरेटेड AI उपकरणों के उपयोग पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों की मूलभूत सीखने की, जो बच्चे अपने दिमाग से सीखेंगे वो नहीं सीख पाएंगे, है ना, क्षमता को सुरक्षित रखना और उनके डिजिटल शॉर्टकट से बचाना है, ताकि उनके बौद्धिक विकास पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नौसेना जहाजों का अनावरण। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कलकत्ता, मतलब हुगली नदी के किनारे स्वदेश निर्मित 3 नौसेना जहाजों, जिसमें से INS पूर्णागिरि और INS संशोधक, INS आग्रह का अनावरण किया है। ये देखो मैं लगाया फोटो। नौसेना में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत। अच्छा, पीच ब्लैक। अब पीच ब्लैक क्या है? ये यह सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सैन्य अभ्यास अवलोकन, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स, मतलब RAAF का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है, जो जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। अब राज्य समाचार देखते हैं। राज्य समाचार में हरियाणा, सबसे पहले देखते हैं हम हरियाणा। देखो हरियाणा में आपको ये दिखाई दे रहे होंगे चीफ मिनिस्टर, और ये दिखाई दे रहे होंगे आपको राज्यपाल। चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के नायब सिंह सैनी, और जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी। अब देखिए हरियाणा ये है, थोड़ा इसको और देखते हैं, थोड़ा छोटा है तो। चलो देखो हरियाणा, हरियाणा की राजधानी आपको चंडीगढ़ दिख रही होगी। हरियाणा की राजधानी आपको चंडीगढ़ दिख रही होगी। हरियाणा के इधर आपको पंजाब दिख रहा होगा। हरियाणा के इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान।
तो हरियाणा की सीमा से टच करने वाले कितने राज्य हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 राज्य हैं जिसमें एक यूटी है। अगर चंडीगढ़ को भी मान लें तो चंडीगढ़ यूटी, तो यूटी को टच करता है हरियाणा, जिसमें चंडीगढ़ और दिल्ली है, और 4 राज्यों को टच करता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अब हरियाणा के कुछ जिले हैं, जैसे कि ये है अंबाला, ये है करनाल, ये है हिसार, ये है रोहतक, और नीचे मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा गुड़गांव, और यहाँ मिलेगा फरीदाबाद। ये स्टेट जो है ना, ये वाले वो डेवलप्ड है हरियाणा के। चलो देखो नेक्स्ट, इसमें हरियाणा के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा का जो पशु है वो काला हिरण है, ब्लैक बक है। नेक्स्ट, हरियाणा हरियाणा का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है। हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? दूध दही का प्रदेश। ये मैंने जो ऊपर है, अब यहाँ पे देखो एक चीज है, हरियाणा भारत के उत्तर में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 1966 पंजाब से अलग करके किया गया था। ये 1 नवंबर 1966, ये भी लिखा था मैंने, 1 नवंबर 1966 को इसको किससे अलग किया गया था? पंजाब से अलग किया गया था। विश्व बैंक, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा हरियाणा में अब हमारी न्यूज क्या है वो देख लेते हैं। जैसे विश्व बैंक ऋण, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा की जल संरक्षण परियोजना के लिए 4,000 करोड़ का क्या करा है? ऋण दिया है, स्वीकृत किया है। उसके बजट 2025-26 में हरियाणा सरकार ने 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। तो हरियाणा का बजट याद रखना है, 2.23 लाख करोड़ का। चंडीगढ़ विशेष, अब चंडीगढ़ विशेष में क्या है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भारत का पहला एआई स्किल सेंटर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, और इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च की गई है। चंडीगढ़ को भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर घोषित किया गया है। चंडीगढ़ में कोई भी झुग्गी आप नहीं मिलेंगी। अब हमारा नेक्स्ट राज्य है उत्तर प्रदेश, इंपोर्टेंट है। अब देखिए उत्तर प्रदेश ये है, देखो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आपको हरियाणा मिल रहा था, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का मैप मैंने इधर लगाया है, देखिए उत्तर प्रदेश देखते हैं। उत्तर प्रदेश देखो, ये सारा आपको उत्तर प्रदेश देखा है। उत्तर प्रदेश से टच करने वाला एक देश है नेपाल, नेपाल टच कर रहा है। अच्छा इधर देखेंगे उत्तर प्रदेश, और इधर देखेंगे आप हिमाचल प्रदेश, इधर देखेंगे हरियाणा, इधर देखेंगे राजस्थान, और नीचे देखेंगे मध्य प्रदेश, और इधर देखेंगे बिहार। ठीक है, बिहार और छत्तीसगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे स्टेट इसको टच कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को। अब उत्तर प्रदेश में ये देखेंगे, उत्तर प्रदेश में ये जो आपको दिख रहे हैं हसमुख व्यक्ति हैं, वो अच्छे सीएम हैं। ये है सीएम उत्तर प्रदेश के, ये जो है राज्यपाल जी हैं उत्तर प्रदेश के। सीएम आप सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, और जो राज्यपाल हैं आनंदी बेन पटेल, श्रीमती आनंदी बेन पटेल। अब उत्तर प्रदेश में करंट अफेयर्स क्या क्या बन रहे हैं? सोवा रामसर स्थल, सोवा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश का सोहरा ताल, सोहरा ताल मतलब जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बलिया, भारत का जो है सोवा रामसर साइट बना है। कौन सा बना है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुराता ना। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट गंगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नदी संरक्षण के लिए शुरू किया गया है प्रोजेक्ट गंगा। नौसेना संग्रहालय, अच्छा उत्तर प्रदेश में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है। खेलकूद देख लेते हैं जल्दी से। खेलकूद में साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 रांची में आयोजित इस दूसरे संस्करण का खिताब भारत ने जीत लिया है। नेक्स्ट है बार्सिलोना ग्रेट प्रिक्स 2026 फॉर्मूला 1 रेस, लुइस हैमिल्टन ने यह खिताब अपने नाम किया। महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, दीप्ति शर्मा महिला टी20 में टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बनी है? वो बनी है हमारी दीप्ति शर्मा। अब देख लेते हैं जल्दी से फैक्ट, फैक्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखो इसमें पहला पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन यूटी दिल्ली के मंडी में, दिल्ली के मंडी में पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पहले पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला
महिला पुलिस स्टेशन केरल कोझिकोड में है। अच्छा, दिल्ली का पहले दिल्ली में भी अब बना है, दिल्ली में बन गया है, कहाँ पर, मंडी में। और अगर देखा जाए भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ था, केरल में। केरल में कहाँ था, कोझिकोड में। अब दिल्ली में बन चुका है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा की गई है बेबीलोनिया के राष्ट्रपति रोड रोड्रिगो रोड्रिगो पाज ने। देश में आपातकालीन लागू कर दिया है। अब देखो, ये आपको दिखेंगे यहाँ के राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर दिया इन्होंने, स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी है, बेबीलोनिया में डिक्लेयर की है। इनका नाम मिलेगा रेड्रिगो पाज परेरा। देखो, ये आपको एक मिल रहा है महाद्वीप दिखाई दे रहा होगा। इस महाद्वीप में देखो, ये महाद्वीप आपको दिख रहा होगा। ये महाद्वीप कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा मिलेगा, कौन सा महाद्वीप है ये, दक्षिणी अमेरिका। ये बेबीलोन है ना। इसके आसपास देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे आप ब्राजील देखेंगे, पेरू देखेंगे, ब्राजील, पेरू, चिली, है ना। और एक देश ये मिलेगा पराग्वे, है ना। ये देशों से क्या करता है, ये सीमा टच करता है। ठीक, इधर आपको क्या मिलेगा, प्रशांत महासागर। इधर आपको मिलेगा इसके, ये इधर प्रशांत महासागर, और इधर आप जाएंगे तो अटलांटिक महासागर मिलेगा। थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, बेबीलोनिया जो है, बेबीलोनिया की दो राजधानियां हैं। एक तो राजधानी आपको मिलेगी संवैधानिक राजधानी, एक दूसरी राजधानी मिलेगी प्रशासनिक राजधानी। तो संवैधानिक राजधानी जो है इसकी वो कौन सी है, सुक्रे। यह देश की संवैधानिक राजधानी है और यहाँ न्यायपालिका का मुख्यालय स्थित है। और दूसरी राजधानी आपको प्रशासनिक राजधानी मिलेगी लापाज। यह देश की प्रशासनिक राजधानी है और यहाँ सरकार का केंद्र, राष्ट्रीय भवन और विधायिका स्थित है यहाँ पर। ला जो लापाज है, दुनिया की सबसे ऊंची अवस्थित राजधानी है लापाज। अब देखेंगे सर्वश्रेष्ठ पोर्ट। पोर्ट मतलब बंदरगाह। अब सर्वश्रेष्ठ पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट, और पारादीप पोर्ट ओडिशा, है ना। एक दो पोर्ट है, एक तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और एक पारादीप पोर्ट कहाँ मिलेगा आपको, पारादीप पोर्ट मिलेगा आपको, पारादीप पोर्ट मिलेगा आपको केरल, सॉरी, पारादीप पारादीप पोर्ट मिलेगा आपको ओडिशा में। इन दोनों को सबसे स्वच्छ पोर्ट घोषित किया गया है। सबसे स्वच्छ पोर्ट दो बने हैं, देखो याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है, महाराष्ट्र में, और दूसरा पोर्ट है आपको पारादीप पोर्ट। पोर्ट कहाँ मिलेगा, ओडिशा में। अच्छा, जीआई टैग, जीआई टैग देखते हैं। जीआई टैग झारखंड की प्रसिद्ध जादू पट्टिया जादू पटिया पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है। अब जादू पट्टिया कहाँ की है, झारखंड की। क्या मिला इसको, जीआई टैग मिला है। इस दिन देखेंगे हम जीआई टैग, सारे सारे रिवीजन कर लेंगे। पहला ट्रेक मार्क मंदिर, पहला ट्रेक मार्क मंदिर कहाँ, किससे बनाया गया है, ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर। देश का पहला ट्रेक मार्क मंदिर क्या करा गया है, हासिल करने का, हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर, ट्रेक मार्क। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम EWEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा। आपको बताना है 57वां रहा, 70वां रहा, 75वां या 127वां। इसमें से आप क्वेश्चन आंसर देंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। आपने इतना बड़ा लेक्चर देखा, और कोशिश करूंगा कि मैं इसको और अच्छे से बनाऊं, और अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट करूं, और अच्छे से पीपीटी बनाऊं, है ना। अभी मेरे पास यही साधन है अब तक करंट अफेयर्स पहुंचाने का, क्योंकि आप चैनल पर सारी चीज आपको मिलेंगी, करंट अफेयर्स से लेकर हिंदी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ, सब कुछ, ठीक है। उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है तो उत्तराखंड जीएस मिलेगा, और जीएस का सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।